बेटा जो आज ही क्लास में बैठा है या 1-2 दिन से क्लास लगा रहा है वो मेवाड़ के इतिहास के मैंने 3-4 क्लासें पहले डाल दी है, वो आप जरूर लगा करके देख लेना। एक कॉपी लेकर के उसमें बढ़िया से नोट्स बना लेना सुंदर सुंदर, और उनको 2-3 बार रिवीजन कर लेना उनका, ताकि आपको याद हो जाए और फिर आगे की क्लासें आपको ज़्यादा बढ़िया समझ आए। तो कल संडे है, जिन बच्चों ने पहले वाली क्लास नहीं लगाई है वो ये क्लासें जरूर लगाएं पहले वाली, ठीक है। चलो शुरू करें हम। हमने रावल रतन सिंह के बारे में कल थोड़ी बहुत बात करी थी, लिखा कुछ नहीं था हमने कल, है ना। आज हम विस्तार से सारी बातें लिखेंगे, रावल रतन सिंह से संबंधित जितनी भी बातें वो सब लिखेंगे। अब जो इतिहास आगे चलने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास हो जाएगा, और पीछे जो हमने पढ़ा है 3-4-5-4 दिन में, वो 4 दिन की क्लासें आपकी अगर लगी हुई होगी तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा इतिहास को पढ़ने में, वरना आपको कुछ पता नहीं चलने वाला कि ये तो ठीक है कहाँ से राजा क्या शुरू हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई विद्यार्थी आज की क्लास में बैठा है, सीधी आज ही क्लास लगा रहा है, तो इससे पहले वाली 2-3 क्लासें जो डाली हुई है वो आप जरूर लगा करके देख लें, फिर इस क्लास को आप लगाएं। कर दें शुरू। देखो देखो फिर हम डायरेक्ट अभी रावल रतन सिंह से संबंधित बात करने वाले। मैंने बेसिक बातें आपको कल बताई थी, स्टोरी के माध्यम से पूरी बात हमने बताई कल आपको कि रावल रतन सिंह का विवाह पद्मिनी से हुआ था। ये बात आपने लिख ली, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। रावल रतन सिंह पे आक्रमण किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आज हम लिखेंगे, आप लिखते जाएं साथ साथ में, एक के द्वारा, एक के कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। एक के द्वारा रतन सिंह पर आक्रमण। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रतन सिंह पर आक्रमण। तो आक्रमण के कारण क्या थे? मैंने आपको कल बताए थे कारण वैसे तो, लेकिन हमने लिखे नहीं थे। तो पहला कारण लिख लो, साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, पहला कारण क्या था? साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण था रावल रतन सिंह के पिता, क्या नाम? समर सिंह द्वारा एक्के से कर वसूलना। ठीक है, ये कारण था दूसरा। तीसरा कारण मैंने आपको बताया, चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व। चौथा कारण, पद्मिनी के कारण आक्रमण किया गया। ठीक है, ये 4 कुछ विशेष कारण है। साम्राज्यवादी नीति कोई विशेष बात नहीं है, सभी राजाओं की होती थी। साम्राज्य का विस्तार सब राजा चाहते थे कि हो ज्यादा से ज्यादा। समर सिंह ने कर वसूला था, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कैसे कर वसूला, मैंने बताया था। इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, और वो भुगतना पड़ा है। सामरिक महत्व का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? हाँ, व्यापार की दृष्टि से, और यूं मान सकते हैं कि ये एक केंद्र बिंदु था। सभी आसपास के जितने भी राज्य है ना, आवाजाही के लिए भी मान सकते हैं, व्यापार के माध्यम से भी मान सकते हैं। तो बिल्कुल बीच में था, यहाँ से होकर के गुजरना पड़ता था सभी को। इसलिए अगर कोई आक्रमण भी करता है तो भी ये एक उसको रोकने का, अवरोध का एक विशेष इसको मान सकते हैं चित्तौड़गढ़ को। तो ये इसका कारण था। तीसरा मैंने आपको बताया था, पद्मिनी से विवाह करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, और ऐसा नहीं हो पाया, उसके साथ शादी नहीं हो पाई क्योंकि युद्ध किया था, और युद्ध करने के बाद केसरिया हुआ, क्या हुआ वो हम बात आज करेंगे। तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब हम बढ़ते हैं आक्रमण की ओर। नोट कर लिया भाई आपने? लिख लो। इसको हम चित्तौड़गढ़ का युद्ध भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चित्तौड़गढ़ का युद्ध। चित्तौड़गढ़ का युद्ध में 2 बातें याद रखनी है। पहली, आक्रमण किया। आक्रमण कब किया अगर पूछ ले आपसे, तो आक्रमण किया था 28 जनवरी और 1303। दूसरी बात, इसमें मैं विशेष रूप से आपको पूरा जितना हो सकता है वो सारी बातें मैं लिखवाने का प्रयास करूंगा, आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। आक्रमण किया 28 जनवरी 1303, और
युद्ध समाप्ति कब हुई या दोनों के बीच में युद्ध कब हुआ, वो दिन जो विशेष है वो है क्या है, 26 अगस्त 1303। कुछ लोग क्या करते हैं इस आक्रमण को या 28 जनवरी की जगह 14-15 जनवरी भी बताते हैं और उसको वो दिन साथ में काउंट कर लेते हैं जिस दिन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आक्रमण के लिए रवाना हुआ था। कौन सा 25 अगस्त, कोई नहीं 25-26 में कोई फर्क नहीं है, इतना ज्यादा टेंशन मतलब आप, लेकिन 26 अगस्त सही है, ये कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 26 अगस्त के अंदर, इसके अंदर कुछ किताबों के अंदर क्या है 14-15 जनवरी दिया है, वो उनका दिया हुआ है कि आक्रमण के लिए दिल्ली से रवाना कब हुआ था, ठीक है, लेकिन ये 28 जनवरी को पहुंचा था और पहुंचने के बाद इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी करके रखी थी, क्योंकि पहले जो दुर्ग होते थे उन दुर्गों के अंदर ऐसे रास्ते हुआ करते थे जिन रास्तों के बारे में बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों को एक तो पता नहीं होता था दुर्ग में घुसने का, दूसरा वो दुर्ग इस प्रकार से बनाए गए होते थे कि अगर कोई दूसरा आक्रमणकारी आता है तो वो वहां नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि सामने वाले उधर से आक्रमण सामने करते थे, कोई बाटो फेंक दे तो दीवार पर डला रखेंगे तो काम हो जाए एक में, है कि नहीं है, तो छत पे बैठा है उसका क्या बिगड़े बताओ। तो इस प्रकार से अंदर भी नहीं घुस सकते दुर्ग के, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या करें हम इस दुर्ग के चारों ओर एक घेराबंदी करके रखें ताकि दुर्ग के अंदर जो व्यक्ति है वो भी बाहर ना निकल सके। कब तक अंदर रहेंगे भी, ज्यादा ज्यादा घर पे सामान खाने का 2 दिन 10 दिन 20 दिन 6 महीने का होता है, भी राजा है उसके घर पे 6 महीने का होता होगा, एक अकेला राजा तो है नहीं और भी तो जनता है उसके साथ में, तो 6 महीने तक घेराबंदी करके रखी, 6 महीने बाद अंदर खाने का सामान हो गया खत्म, फिर राजा को बाहर निकलना पड़ता था, तो राजा बाहर निकला तो युद्ध होगा, अब युद्ध होगा तो आगे परिणाम क्या है वो हम देखते हैं। तो ये आपने लिखा, कौन सा युद्ध लिखा आपने, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। अब आप मेरे को बताएं चित्तौड़गढ़ का युद्ध किन किन के बीच हुआ बताओ। रावल रतन सिंह है, मैंने आपको बताया था रावल रतन सिंह के सेनापति का नाम बहुत बार पेपर में आता है, गोरा और बादल किसके सेनापति थे, तो गोरा लिख लो और लिख लो, मदन और बालक भी लिखवाए थे मैंने आपको ना, वो किसके सेनापति थे, ये तो चाचा था किसका, पद्मिनी का चाचा था, ध्यान रखना, ठीक है, ये भतीजा था ऐसा माना जाता है, साथ ही आए थे, बिल्कुल पद्मिनी के साथ ही आए थे गोरा और बादल, बाद में आकर के इनको सेनापति का पद दिया गया था। आपने इससे ज्यादा डिटेल में जाने का प्रयास नहीं करना है, गोरा बादल को गुस्सा आ गया तो ऐसे कहीं आपकी तरफ तो घुमा दे। तो रावल रतन सिंह के सेनापति का नाम याद रहेगा आपको, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेनापति का नाम क्या था, गोरा और बादल। पेपर में जब ऑप्शन आते हैं ना तो ऐसे ऐसे मिलते जुलते से आते हैं, फिर वहां घूम जाते हैं, जेता और कुपा ठोक देते हैं कहीं, तो वो मारवाड़ पड़ेंगे तब आएगा, ध्यान रखना, समझ आई बात। ये इधर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आक्रमण करने कौन आ रहा है इधर से, मैं अलाउद्दीन खिलजी को केवल क्या लिखूंगा, एक के लिखूंगा, ठीक है, इधर से इसने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक इतिहासकार था, कौन था, कोई बताएगा कौन था, अमीर खुसरो। विशेष बात यह है कि अमीर खुसरो जो है इसकी रचना कौन सी थी जिसके अंदर हमें जानकारी मिलती है इस युद्ध के बारे में, अमीर खुसरो की एक रचना है, उसके अंदर बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, कब से कब किया, ये सब बातें उस किताब के अंदर जो लिखी है वो मैं बता रहा हूँ, मैंने वो किताब पढ़ ली, आप भी पढ़ लेना कभी टाइम मिले तो। थारू पढ़ी देखो नोट्स बना रहा बैठा है, रचना का नाम बताएगा कोई, खजाइन उल फतुह, क्या नाम था रचना का, खजाइन उल फतुह, याद रहेगा, किसकी रचना है बताओ ये, किसके, अमीर खुसरो किसके दरबार में था बताओ, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, ठीक है। खजाइन उल फतुह को एक और भी नाम बोलते हैं इसका, कोई पता है किसी को, कोई बताएगा, खजाइन उल फतुह का एक अन्य नाम भी है इसी बुक का, कोई बताएगा, तारीख ए अल्लाही, ठीक है, खजाइन उल फतुह को तारीख ए अल्लाही के नाम से भी जानते हैं, ये पुस्तक लिखी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। अब आपको बात समझ आई थी आपको, अब आगे मैंने आपको बताया था जब आक्रमण किया गया तो सेनापति भी उस युद्ध के अंदर शहीद हो जाते हैं, और जब पूरी सेना खत्म हो जाती है तो रावल रतन सिंह विचार करते हैं कि अब मुझे
दुर्ग से बाहर आकर के और इनके साथ डट करके इनका सामना मुझे करना चाहिए, क्योंकि उस समय उनको फिक्स पता चल गया था कि अब हम युद्ध तो जीत नहीं सकते किसी भी हाल में। घंटे 2 घंटे में, हो सकता है 4 घंटे में अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में घुस जाएगी। सैनिक ही नहीं बचे तो रोकने वाला कौन है उनको? तो फिर क्या किया? फिर ऐसा सभी राजपूत लोग करते थे, जब उनको लगता था कि अब हम युद्ध जीत नहीं सकते तो फिर वो केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में चले जाया करते थे। केसरिया वस्त्र धारण करने का मतलब सीधा सा होता था कि अब हमें इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना है, जीतने की संभावना खत्म है और बचने की संभावना भी खत्म है। वो सिर्फ मरने और मारने के लिए युद्ध में जाया करते थे। ये लास्ट स्टेज होती थी युद्ध की। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है इस युद्ध के दौरान? लिखो, इस युद्ध के दौरान रावल रतन सिंह ने केसरिया किया और पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ अग्नि जोहर किया था। ठीक है, 1600 रानियों के साथ अग्नि जोहर किसने किया? पद्मिनी ने। इस प्रकार से यह मेवाड़ का पहला साका हुआ। पूछ ले मेवाड़ का पहला साका कब हुआ तो क्या बताओगे? 1303 में। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको? आपको के गुरुजी बढ़िया समझ आ रही है ना सभी को? ठीक है, धन्य हो गया मैं। अब लिखो, इसके बाद 1-2 बातें नोट लगा करके लिखनी है। ये लाइन यहाँ मैं नहीं लिख सकता, झुक नहीं सकता, बूढ़ा हो गया अब मैं तो, गर्दन में कमर दर्द करती है मेरी, इसलिए मैं आलसी हूँ साथ में, तो मैं यहाँ लिखूंगा, आप इसके नीचे इधर लिखें। और इस प्रकार से मेवाड़ का क्या था? पहला साका 1303 में। आपसे पूछा जा सकता है, नोट लगा करके 2 बातें और लिख लो। राजस्थान का पहला साका, अगर आपसे पूछ ले कि भी राजस्थान का पहला साका कब हुआ, तो आपने विशेष रूप से याद रखना है 1301 रणथंभौर वाला। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे रणथंभौर, तब इसके बारे में बात हम कर लेंगे। वो था जल जोहर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का पहला अग्नि जोहर कब हुआ, तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो भी आंसर 1303 रहेगा ध्यान। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाली बातें थी, इसलिए मैंने आपको बराबर ही लिखा दी है। देखो, मेन वही होता है जो मुख्य जो रानी होती है ना, बाकी तो हो सके कुछ छक्को कूद के ही मर जाए। जल जोर हुआ था राजस्थान का पहला सका। यही, हाँ यही तो मैंने बाकी और देख लेंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो पहला वो जल जोहर था, बाकी अगर कोई हुआ तो मैं और देख लूंगा। ठीक है, थोड़ा। अब देखें आगे, इसके बाद क्या लिखना आपने? यहाँ हो गया, जल जोहर हो गया। अब एक लाइन लिखें, ये नोट कर लिया आपने? साफ कर दूं क्या इसको? यहाँ लिखें, इस जोहर की याद में लिखो, लिखो इस जोहर की याद में। कौन से जोहर की याद में? बोलो। है पद्मिनी ने जो जोहर किया ना, उस जोहर की याद में लिखो, चित्तौड़गढ़ में जोहर मेला भरता है। चित्तौड़गढ़ में कौन सा मेला भरता है? जोहर मेला। कब भरता है कोई बताएगा? कृष्ण 11 से, अरे 11 से एकादशी कैसे कोई मुंह में फंस जाएगी आपके, स्पेलिंग नहीं निकलती जल्दी से, है ना? 11 बोल दिया करो, अपने कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बताओ, कोई समस्या?
अब इस युद्ध को जीतने के बाद क्या हुआ देखो, ये साफ कर दूं। एक शिलालेख है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ही एक चित्तौड़गढ़ के अंदर ही एक है दरगाह, क्या है, जिसको बोलते हैं दाइबा पीर की दरगाह। तो आप लिखे लाइन, दाइबा पीर की दरगाह है के शिलालेख, इसके अंदर एक शिलालेख लगा हुआ है। के शिलालेख के अनुसार, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, मैंने बताया ना, अभी मैं इस शिलालेख से पढ़ के आया कल ही, तो मैंने आपको बता दिया। दाइबा पीर की दरगाह में लगे शिलालेख के अनुसार क्या है, इसके अनुसार, के अनुसार आप लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर, चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा भाई, वेरी गुड। किसके नाम पे रखा, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, इसका नाम था कौन सा खां, खिजर खां के नाम पर, ठीक है। ये लो, चित्तौड़गढ़ का नाम उसने चेंज कर दिया और नाम रख दिया खिजराबाद। किसके नाम पे रखा खिजराबाद, अपने पुत्र खिजर खां की, उसी के नाम पे बोला, तेरे नाम पे कर दिया, दुर्ग तू ही संभाल इसको, ऐसा बोल करके कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतने के बाद वापस कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। और जो चित्तौड़ का किला है वो किसको सौंप के जाता है बताओ, अपने पुत्र खिजर खां को सौंप के चला जाता है। एक बात आपने लिखनी है, ऐसे लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर, किलेदार बनाया, इसको सौंप दिया, सौंप नहीं सौंप दिया, और समय कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। अब विशेष बात क्या है वो लिखिए, जाते समय, जाते समय क्या किया उसने, जाते समय रोड में बस की सीट फाड़ दी आगे, ऐसे करते आते ज्यादा। जब तक मोबाइल नहीं चला, व्हाट्सएप नहीं चलते, तब तक ये हरकतें ज्यादा होती थी, सारे बिजी नहीं होते थे, फ्री बैठे, तो वो आगे बेस्ट आगे वाली सीट को फाड़ देते थे ज्यादातर लोग। अब तो पता ही नहीं चलता कब बैठे कब पहुंच गए, कईयों का स्टेशन ही निकल जाता है, फिर वापिस आते हैं, है ना। तो समय दिल्ली चला गया, और जाते समय क्या किया, जाते समय इसने चित्तौड़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगे अष्ट धातु, कौन सा धातु, अष्ट धातु के किवाड़, किवाड़ समझते हो, साथ ले गया है, अरे गेट है, हाँ। जिनके दोस्त हाथी होते हैं ना, वो अपने दरवाजे बड़े रखते हैं, ऐसे क्या, जरूरी नहीं, जिनके दोस्त ऊंट होते हैं वो भी दरवाजे बड़े रखते हैं। क्या लिखा आपने, चित्तौड़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगे अष्ट धातु के किवाड़ कौन साथ ले गया, कौन ले गया बोलो, अलाउद्दीन खिलजी। ले जा करके इसने तो रख दिया एक बार दीवार के साथ लगा करके, बोला बाद में देखे इसका क्या बनाएंगे। लेकिन बाद में एक बंदा आया, इसी दिल्ली के अंदर एक बंदा आया था मुगल काल के अंदर, जिसका नाम था शाहजहां। तो लिखो, बाद में शाहजहां ने ये किवाड़ कबाड़ियों को बेच दिए, नहीं नहीं, बाद में शाहजहां ने ये किवाड़ क्या करे बताओ, लाल किले पर लगवाए, पर नहीं, लाल किले में लगवाए, लाल किले में जड़वाए या लगवाए, कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी थी इंपॉर्टेंट बात, नहीं थी इंपॉर्टेंट बात, अब जो लिखवाऊंगा वो है, क्या है, कहां देखो, चित्तौड़गढ़ से दिल्ली, दिल्ली में लाल किले पे पहुंच गया। अब लिखो आगे, बाद में भरतपुर के शासक
भरतपुर के शासक, कोई नाम बताएगा? ऐसे नहीं, एक शासक का, किसी का भी थोड़ी बताना है, इस किवाड़ से संबंधित कोई व्यक्ति उसका बताना है। कौन लेना? जवाहर सिंह है, लिखो। वो तो कोई ले, लिख लो। बाद में भरतपुर के शासक जवाहर सिंह ने यहां से लाकर लोहागढ़ किले में लगवाए थे। कहां लगवाए? लोहागढ़ किले में लगवाए थे। ठीक है, अब भी वही है। कभी आपको देखना हो अष्ट धातु किवाड़ है तो आप डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाएंगे, ना चित्तौड़गढ़ जाएंगे, कहाँ जाना पड़ेगा? भरतपुर जाना पड़ेगा, भी ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और मोस्ट बात है, मैं इंक डाल लो इसमें, तब तक आप हो सकता है तो एक लाइन लिख लो, लिख लोगे? लेकिन मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी लाइन लिखने से पहले, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। एक सेकंड रुको, मैं बता देता हूँ आपको, लिख डायग्राम बना करके मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। अरे आपको समझ आ रही है क्या स्टोरी? इतिहास समझ आ रही है क्या? अरे नहीं आ रहा तो बता देना, कोई और मास्टर की व्यवस्था अपने कर सकते हैं। मैं की और बढ़ाना, रीजनिंग चालू कर दूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ तक कोई समस्या बताओ, कोई समस्या किसी को है क्या? कोई टेंशन में तो नहीं बैठा? अष्ट धातु किवाड़ में उंगली तो नहीं आई किसी की? आप देखो फिर ध्यान दो। बात क्या बता रहा, मैं भूल हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा था, युद्ध हो गया, ठीक है, युद्ध होने के बाद में हाँ ऐसे लिखना आपने। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी आपको कि जब अच्छा आपसे पूछूं, आप बताओगे मेरे को, मैंने बोला था आपने याद करना है ना। अब आगे बारी आपकी, मेरे को बहुत देर होगी बोलते हुए, तो आप बताएं मेरे को, वो कौन सा राजा था जिसके काल में मेवाड़ 2 भागों में विभाजित हुआ था? समर सिंह, वेरी गुड। जमा गलत है, आप बताओ क्यों? देखो ऐसा नहीं है भाई, इतिहास के अंदर मैं कोई चीज पूछूं आप गर्दन हिला दो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना सभी। रण सिंह बताया इन्होंने, रण सिंह सही है क्या? कब? काल बता दो रण सिंह, बस इतनी बात। 1158 से 1168, 10 साल ही तो रहा था। अच्छा, अब जो मूल बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ। रण सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम यहाँ लिख रहा हूं मैं, रण सिंह। रण सिंह के 2 पुत्र, एक का नाम क्या था? क्षेम सिंह, और एक का नाम राहप। आपको याद आ रहा तो मैंने पहले भी यही लिखा था, राहप और ऐसे टेढ़ी लाइन लिख के मैंने बताया था, आपको याद है क्या? मेरे को याद पड़ा है। ये राहप कहाँ चला गया था? ये याद करवा रहा हूं मैं आपको दोबारा से, सिसोदा ग्राम चला गया था ना। ओके, इतनी बात याद रखनी है आपने। अब आपने क्या लिखना है? सिसोदा ग्राम से एक व्यक्ति आएगा और वो आकर के हेल्प करेगा, किसकी? कौन से युद्ध में आएगा बताओ? अब युद्ध कौन सा चल रहा है? बोलते नहीं हो, एक तो बड़े चित्तौड़गढ़ के युद्ध में। आप अब लाइन लिखो नीचे, लिखो। अच्छा, इसका वंशज लिख देता हूं मैं यहाँ पे। किसका वंशज है? राहब का। इसका नाम था लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। ठीक है, क्या नाम था इसका? इस लक्ष्मण सिंह सिसोदिया का एक पुत्र, इसके कहते हैं कि 7 पुत्र थे। कितने थे? 7। इनमें से एक पुत्र जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। 2 आए थे पहले, इतिहास में आए थे ना? कोई बता सकता है कब कब आए थे? हरि सिंह बता सकता है कब कब आए थे? चल छोड़ो, ऐसे पागल हो जाओ, दिमाग लगाओ। ध्यान दो, दोबारा देखो, समझ लो इस चीज को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सिसोदा ग्राम में चला गया राहब। राहब का वंशज कौन है? लक्ष्मण सिसोदिया। इसका पुत्र, 7 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम क्या है? हरि सिंह। और इस हरि सिंह का पुत्र, क्या नाम है इसका? हमीर देव सिसोदिया। क्या नाम है? हमीर देव सिसोदिया। याद रहेगा आपको, याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपने लिखना क्या है वो लाइन लिखो। इतना नोट करने के बाद ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मैं लक्ष्मण सिसोदिया बोलूं तो आपको तुरंत याद आना चाहिए किसका वंशज है? राहब। राहब कौन था? रण सिंह का पुत्र, 2 भागों में अच्छा विभाजित हुआ था, फलाना फलाना, 7 8 बातें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर आप
फिर आप तो आप ही हो, डांगर परिचय पक्का पढ़ोगा फिर। अब लिखना क्या है वो लिखो, ये नोट कर लो। कर लिया, साथ साथ में लिखते जाते हो ना, जब मैं डायग्राम बनाता हूँ ना वो साथ साथ मत लिखा करो। जब मैं कोई लाइन लिख रहा हूँ ना सीधी सीधी, फिर आप साथ साथ लिख लिया करो, ठीक है। जब मैं डायग्राम बना करके कोई बात बताने वाला होता हूँ तब आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, वो उसको आपने समझना है। आपने लिखना है, लिखो चित्तौड़ दुर्ग, क्या लिखे अपने, चित्तौड़ युद्ध लिख दे चलो। चित्तौड़ युद्ध के दौरान दौरान सिसोदा ग्राम से लक्ष्मण सिंह रतन सिंह की सहायता हेतु आया था तथा अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो गया था। ठीक है, अपने पुत्रों के साथ आया था युद्ध करने के लिए और क्या हो गया, युद्ध में काम आ गया था। कौन है, कौन है? अब आपके मन में अगर ये बात आ रही कि गुरुजी बिन के जरूरत थी, वो क्यों आयो सहायता करने के लिए, ऐसी अगर बात आपके दिमाग में आ रही तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि 2-4 वंश अगर पीछे जाए तो एक ही परिवार के हैं, है कि नहीं है? तो भाई को है को नहीं बताओ तो ना, है ना। और भाई भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा, है कि नहीं है? देखो एक चीज आप हमेशा याद रखना ये बात मेरी, कि जो भाई होता है ना, भाई आपका भी कोई भाई है तो भाई से बढ़ करके जो मुश्किल में भाई काम आ सकता है ना, उसकी जगह और कोई नहीं आ सकता। दोस्त वगैरह पता नहीं कब कभी क्या हो जाए, है ना। ऐसे के साइड हो जाओ, मस्त में साइड कर दो। अभी लिखा नहीं क्या? ओके आगे बढ़े। अजी रुको रुको सर, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। नोट कर लिया अब तो ये इसकी हेल्प करने के लिए ये बंदे जाते हैं और उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। लेकिन इस लक्ष्मण सिंह का एक पोता ही ना, ये अमीरदेव सिसोदिया, अभी थोड़ी देर बाद में आपको लिखवाऊंगा अमीरदेव सिसोदिया, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अमीरदेव सिसोदिया किसका पोता है, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। ये वही लक्ष्मण सिंह सिसोदिया है जिसने इस युद्ध में रतन सिंह की क्या करी है, सहायता करी है। ये वही लक्ष्मण सिसोदिया है जो राहब का वंशज है। ये वही लक्ष्मण सिसोदिया है जो रण सिंह का वंशज है। वो वाले रावल थे, इधर वाले क्या है, सिसोदिया। और राणा भी इनको बोलते हैं। आगे चल करके ये राणा शाखा की शुरुआत करेगा हमीरदेव सिसोदिया, थोड़ी देर में आने वाला है। मैं आपको बता रहा था कि भाई जो होता है ना, भाई से बढ़ करके कोई नहीं होता। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा या बता दूं। एक गांव था और उस गांव के अंदर कोई कुआं था पुराना, और उस कुएं में लोगों गांव वालों को ऐसे पहले ऐसी धारणाएं ज्यादा होती थी भूत वाली, कि भूत है और ये है वगैरह वगैरह। तो गांव में कुआं था और कुएं में था भूत, ऐसा लोगों को लगता था। तो लोगों ने क्या किया, एक व्यक्ति को बुलाया। वो व्यक्ति कह रहा था कि मैं इस भूत को निकाल दूंगा। कोई तांत्रिक वगैरह काम करता होगा शायद बेचारा, या कोई दिलदार था जो डरता नहीं हो, तो भूत से मेरे को डर नहीं, भूत तो मेरे से डरते हैं। ऐसा कोई बंदा आया, उसको बुलाया गया, उसको कहा कि भाई तू, वो बोला मैं भूत निकाल दूंगा इस कुएं में से। तो उसको कहा कि भाई तू जा फिर कुएं के अंदर। उसने कहा कि मैं इस कुएं में से भूत तो निकाल दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं अंदर जाऊंगा तो जो रस्सी पकड़ने वाला है ना ऊपर, वो मेरा भाई होना चाहिए। और उसके भाई के साथ उसकी थोड़ी बहुत अनबन थी। तो सब गांव वालों ने मिलकर के उसके भाई को बुलाया और कहा कि तू आ और तू रस्सी पकड़ भाई, गांव का पूरे गांव का भला होने वाला है। तो उसके भाई ने आकर के वो रस्सी पकड़ ली। जैसे ही वो व्यक्ति अंदर गया, उसको पता चला अंदर तो क्या है, बंदर है। गिर गया बेचारा, उससे बाहर निकला नहीं जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि ये तो जैसे पानी वानी निकालते थे तो वो अंदर रस्सी खोल देता था, उनको लगा कि भूत है अंदर, है ना। तो अब जैसे ही वो बंदा वापस उस रस्सी से निकलने लगा, वो उसका भाई जो रस्सी खींच रहा था, जैसे ही ऊपर आया तो बंदर भी साथ आया, और वो भाई तो नीचे रह गया थोड़ा सा। बंदर ने पहले ही छलांग लगा करके कुएं से बाहर आ गया। जैसे ही बंदर बाहर आया तो सारे गांव वाले जितने भी थे सारे वहां से छोड़ करके भागे। उनको लगा कि भूत बाहर आ गया है। लेकिन उसका भाई जो था उसने उस रस्सी को नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो उसका भाई था। उसको पता है कि रस्सी छोड़ूंगा तो मर जाएगा बेचारा, इसलिए
उसने कहा था गांव वालों से कि इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे मेरे भाई के द्वारा अगर रस्सी से खींचा जाएगा तो ही मैं अंदर जाऊंगा। गांव वाले बेचारे बड़े शर्मिंदा हुए, जो कहते थे मैं तेरे पक्को बेली हूँ, मुझको आने पर कई बार स्विच ऑफ कर ले फोन है ना, क्या पापा चक्कन कौन दियो, ऐसे लोगों। चलो आगे लिखो इसके बाद। अब क्या करना है मैं देखो, अभी देखो, अब यहाँ से देखो ये बड़ा आप बारीकी से पूरा अगर दिमाग लगाओगे 100%, तो यहाँ बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है मेवाड़ के इतिहास के अंदर आने वाला है। अरे आपके भेजे में बात घुस रही है कि नहीं घुस रही, या मैं ऐसी चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ आपको, समझ तो आ रही है क्या कहानी। अभी मेवाड़ के अंदर एक क्या पॉइंट चेंज होने वाला है देखो। पहले तो मेवाड़ के अंदर राजवंश जो चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, गुहिल राजवंश। अब गुहिल राजवंश का एक राजा कौन आया था, रतन सिंह इसको क्या बोलते हैं हम, रावल रतन सिंह, रतन सिंह फर्स्ट भी इसको बोलते हैं। इस रावल रतन सिंह की ये युद्ध में मारा जाता है रतन सिंह। उसके बाद में मेवाड़ पे अधिकार किसका हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का। इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि अब जैसे ही रतन सिंह की मृत्यु होती है, वहां जब अलाउद्दीन खिलजी अपना अधिकार कर लेता है, तो मेवाड़ से गुहिल वंश एक बार के लिए हट जाता है, हट जाता है। और ये कब हटता है, 1303 ईस्वी के अंदर। अब रतन सिंह के बाद में फिर मेवाड़ में मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसको सौंप दिया था, बताओ किसको सौंप दिया था, खिजर खां को सौंप दिया था। तो आप ध्यान देना, जो खिजर खां था ना, ये 1303 से लेकर के और 1316 ईस्वी के आसपास तक इसने अपना शासन किया था। फिर कहते हैं कि ये भी वहां से बोर हो जाता है और वहां से दिल्ली चला जाता है। तो खिजर खां जब दिल्ली जाता है तो ये यहाँ का जो शासन है किसको सौंप के जाता है, मालदेव सोनगरा को यहाँ का शासन सौंप के चला जाता है। ये मालदेव सोनगरा कौन है पता आपको, हाँ ध्यान रखना, ये मालदेव सोनगरा कानड़देव चौहान है, हम पढ़ेंगे आगे बाद में, कानड़देव चौहान है, उसका ये क्या है, भाई है, ध्यान रखना। मालदेव सोनगरा के बाद में कहते हैं कि यहाँ पे शासक बनता है हमीरदेव सिसोदिया से पहले एक व्यक्ति और आता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जैसा नाम का व्यक्ति है वो शासक बनता है, कुछ लोग तो क्या कहते हैं, मालदेव के बाद कौन शासक बनता है, जैसा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैसा राजा न बन करके इसकी जगह शासक कौन बनता है, बनवीर। एक बनवीर वो आएगा, वो अलग है, वो बनवीर आएगा ना एक वो बनवीर अलग है। मालदेव सोनगरा के बाद या तो शासक कौन बनता है, जैसा, या फिर शासक बनता है बनवीर। अब आपको गुरुजी आपको कैसे पता, तो मैंने जो ग्रंथ पढ़े उनमें अलग अलग बातें लिखी थी, दोनों ग्रंथ मैं आपको बता देता हूँ। पहला ग्रंथ है गौरी शंकर, कौन व्यक्ति बता के गया, तो लिखो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। गौरी शंकर ओझा तो बताता है कि कौन राजा बना था, जैसा। लेकिन एक है रणकपुर शिलालेख, क्या है, रणकपुर शिलालेख। इस रणकपुर शिलालेख के अनुसार राजा कौन बनता, बनवीर, ठीक है। अब आप आगे लिखेंगे इसके बाद, दोनों में से किसी एक व्यक्ति की हत्या कर 1326 में हमीरदेव चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार। बात समझ आई, बात समझ आई आपको। देखो जो गौरी शंकर ओझा है उसके अनुसार तो ये है कि हमीरदेव सिसोदिया ने हत्या किसकी करी थी, जैसा की हत्या करके फिर चित्तौड़ पे अपना अधिकार किया था। लेकिन रणकपुर शिलालेख जो है उसके अंदर बताया गया है कि बनवीर की हत्या करके फिर हमीरदेव सिसोदिया ने चित्तौड़ पे अपना अधिकार किया था। तो हमने दोनों ही बातें लिख ली है ताकि हमें कोई डाउट नहीं रहे। बात समझ आ गई आपको, इतना नोट करो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमीरदेव सिसोदिया ने 1326 में आक्रमण क्यों किया, उससे पहले क्यों नहीं किया।
रणकपुर शिलालेख पता आपको कहाँ है? पाली में है, ठीक है। ये रणकपुर शिलालेख है ना, जो 1444 खंभों की छतरी है, एक प्रकार की ना, स्तंभों का वन कहा जाता है। कोई बताएगा इसका निर्माण किसने करवाया था? रणकपुर के जो मंदिर है ना यहाँ पे, किसने किसने करवाया? हाँ, जैन मंदिर है ये। कोई व्यक्ति किसी को पता हो तो बता सकता है। वेरी गुड, धनक शाह ने करवाया था, बस बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रुका ही हूँ मैं। यानी समझ आ रही क्या हिंदी? हिंदी समझ नहीं आ रही? पंजाबी से दसा, पंजाबी से मालदेव सोनग्रासी का एक राम सिंह कुछ भी कह सकता है, उसको छूट है। वो कई दिनों से आया, आज उसको ज्यादा तंग करेंगे कल फिर बीमार हो जाएगा, इसलिए उसको कुछ नहीं कहेंगे अपने। अब इतिहास में समस्या आपके आएगी एक, वो क्या समस्या आएगी पता है? इतिहास आपके दिमाग में, अब मैं यहाँ कुछ लिखूंगा ना, आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं क्या चल रहा है। और ये केवल उन विद्यार्थियों को लगेगा जिन्होंने साथ साथ याद नहीं किया है। अगर आपने साथ साथ घर जा करके याद किया तो आपको एकदम स्टोरी समझ आएगी बढ़िया से। और अगर आपको समय नहीं मिला घर पे तो फिर दिक्कत है, फिर कोई इलाज, लाइलाज बीमारी है, फिर कोई इलाज हो ही नहीं सकता। अभी भी आपके पास वक्त है, कल संडे है, छुट्टी है, कल कोचिंग की छुट्टी है, तो कल आप जितना मैंने पढ़ाया ना, इनको आप ढंग से, और एक ध्यान रखना, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रट्टे मारो। देखो मैं रट्टे मारने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैं लाइन टू लाइन लिख रहा हूँ क्या सारा, ये लिख दी लाइन, भर दिया बोर्ड, फिर भर दिया बोर्ड, फिर भर दिया, उस चीज़ का क्या मतलब है? वो तो आपके पास लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको एक एक बात इसे रिलेट करके बता रहा हूँ, एक एक बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने भी इसी प्रकार से घर जा करके इसको पढ़ना है ढंग से, और समझ समझ करके पढ़ना है, ठीक है ना? रट्टे बिल्कुल नहीं मारने, रट्टे मारोगे 3 दिन में वापस भूल जाओगे आप, ठीक है? बार बार पढ़ो इसको, 1 बार 2 बार 3 10 15 20 जितनी बार पढ़ सकते हो। नोट कर लिया आपने ये? आगे बढ़े अभी। क्या? ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था दिल्ली में एक राजवंश आया था, कौन सा? खिलजी वंश। कौन सा वंश आया था? और खिलजी वंश का शासनकाल मैंने आपको बताया था, कोई बताएगा मेरे को? 1290 से 1320। इसका मतलब खिलजी वंश के आसपास उसके समकालीन जितने राजा थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे जो हम राजा पढ़ेंगे वो किन के बराबर वाले पढ़ेंगे भाई? खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश है? तुगलक वंश है। तुगलक वंश के राजा हम पढ़ेंगे आगे। और तुगलक वंश के अंदर भी, अच्छा काल आपको पता है इसका क्या है? 1320 से 1414। तुगलक वंश में जो पहला राजा आएगा उसका नाम क्या होगा, बता सकता है कोई? गयासुद्दीन फिरोज तुगलक। नाम से ये गयासुद्दीन था, लेकिन ये खतरनाक बंदा था। ये 5 साल रहा था भाई, 1320 से 1325। मैं ये इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे कि जब मेवाड़ पे, देखो मैं, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा भी मन नहीं है कि मैं फालतू की बातें आपको लिखाऊं। मैं आपको, जो विद्यार्थी समझ रहे हैं इस बात को, जिन विद्यार्थियों ने घर जा करके पढ़ा है, जिनको बातें समझ आ रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात है। जिन बच्चों ने घर जा करके नहीं पढ़ा है, दोबारा इनको पढ़ के नहीं देखा है, उनके लिए एक ढेले की बात नहीं है जो बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो क्या बता रहा हूँ मैं। मैंने आपको ये कहा क्योंकि खिलजी वंश ने मेवाड़ पे अधिकार कर लिया था ना। अब मेवाड़ पे खिलजियों ने अधिकार कर लिया, दिल्ली वाले राजा मेवाड़ पे अधिकार कर रहे हैं, तो बताओ जब मेवाड़ पढ़ रहे हैं उस समय दिल्ली में कौन है, ये पढ़ना जरूरी है कि नहीं हमारे लिए? जरूरी है ना, क्योंकि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं बार बार आकर के। अब अधिकार दिल्ली वालों ने किया मेवाड़ पे, लेकिन मेवाड़ को वापस छीन लिया किसी बंदे ने। किसने छीन लिया? हमीरदेव सिसोदिया ने वापस ले लिया मेवाड़। और जब उसने मेवाड़ वापस लिया तब उसका कब लिया? ये 1326 की बात है। हमें ये तो पता होना चाहिए ना
कि 1326 में जब उसने मेवाड़ वापस लिया तब दिल्ली में ऐसा कौन सा नामाकुल राजा था। भाई एक तो पहले वो राजा है जिसने मेवाड़ छीन लिया था, और एक अब ऐसा कौन सा राजा है जिसके काल में मेवाड़ वापस ले लिया इन लोगों ने। तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि 2 नंबर पे जो राजा आया था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका शासनकाल है 1325 से 1351। ठीक है, तो वो आक्रमण कब करता है, 1326 में। अमीरदेव सिसोदिया वापस 1326 में लेता है मेवाड़ ना, तो 1326 में राजा कौन था दिल्ली का, बताओ, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके शासनकाल के अंदर मेवाड़ वापिस मेवाड़ियों के हाथ में चला जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। रख लोगे, ठीक है, इतनी बात नोट कर लो। फिर हम आगे अमीरदेव सिसोदिया हेडिंग डाल लो और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अमीरदेव सिसोदिया, शायद आज तो समय हो गया, क्या समय हो गया आज तो, कल हम आगे अमीरदेव सिसोदिया सोमवार को पढ़ेंगे। इतना लिख लो आप। कुछ बच्चों की समस्या आ रही है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि गुरुजी आपने कल वाला वीडियो तो भेजा ही नहीं। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो डाला तो आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने या तो सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन नहीं दबा रखा। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि बार बार आप मेरे पास मैसेज नहीं करेंगे गुरुजी वीडियो सेंड कर दो। अब मैं पहले यूट्यूब पे डालूँ, फिर आपको भेजूँ, फिर आप क्लास लगाओ, इतनी के थारे फसड़ी के मेरे फसड़ी है। ठाठ खानों खा के सोया करो आराम हो, दिन में बढ़िया ठाठ 7 बजे उठा करो, हफ्ते में 2 बार नहा भी लिया करो। ठीक है, क्या ठीक है, रोज नया करो। ओके, आज की सभा समाप्त।